गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रामर के एक टॉपिक है इम्फैटिक, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इम्फैटिक मीन्स होता क्या है? इम्फैटिक मीन्स होता है बलदायक या जोरदार। इम्फैटिक मीन्स क्या होता है? बलदायक या जोरदार। अब ये बलदायक क्या है या जोरदार क्या है? तो किसी भी कथन पर, किसी भी स्टेटमेंट पर बल लगाकर बोलना या उस पर जोर से बोलना, वही बलदायक है। जैसे किसी ने बोला मैं ही तो हूँ, आप पढ़ते ही तो हैं, वह जाता ही तो है, मैं खाता ही तो हूँ। ये सभी सेंटेंस जो हैं ये आते हैं बलदायक या जोरदार के अंतर्गत, क्योंकि सभी सेंटेंस पर ही तो करके क्या लगा? बल लग गया। तो ये सभी सेंटेंस क्या हो गया? इम्फैटिक। और अब हम लोग इसके बाद हम लोग इसके डिफिनेशन जानते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या है? तो इम्फैटिक मीन्स होता है टू एम्फासिस। इम्फैटिक मीन्स टू एम्फासिस और फोर्स ऑन एनी सेंटेंस। इम्फैटिक मीन्स टू एम्फासिस और फोर्स ऑन एनी सेंटेंस। अर्थात ये हुआ कि किसी कथन पर बल देना या जोर देना इम्फैटिक कहलाता है। किसी भी कथन पर बल देना या जोर देना इम्फैटिक कहलाता है। हिंदी में हम लोग इसके बारे में जानते हैं तो होता है मैं ही तो हूँ। इसके अंतर्गत यदि हम ग्रामर पोर्शन में देखा जाए तो हो जाएगा मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ। वह जाता ही तो है, वह खाता ही तो है। ये सभी सेंटेंस जो है इम्फैटिक के अंतर्गत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम ये तो लगल रहेगा, कभी कभी अवश्य भी लग जाएगा कि मैं अवश्य पढ़ता हूँ, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, वह ज़रूर जाता है, वह अवश्य पढ़ता है, वह अवश्य जाता है। ये सभी सेंटेंस इम्फैटिक में आ जाएंगे, क्योंकि इस पर भी सेंटेंस पर क्या हो रहा है? बल लग रहा है। तो इम्फैटिक हम लोग अब डिफिनेशन जान गए। इम्फैटिक कहते किसको ये भी जान गए। इम्फैटिक के अंदर किस तरह के वाक्य आते हैं ये भी जान गए आप लोग। तो अब हम लोग इसको जानते हैं बनाने के, आखिर किस सेंटेंस के इम्फैटिक बनते हैं। तो इम्फैटिक के अंतर्गत 3 तरह के वाक्य आते हैं। इम्फैटिक के अंतर्गत 3 तरह के वाक्य आते हैं और उन्हीं 3 तरह के वाक्यों का इम्फैटिक बनाया जाता है। वो 3 तरह के वाक्य कौन कौन से हैं तब उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल, तो हिंदी समझे, इंग्लिश एग्जाम्पल समझ जाएंगे। तो वो 3 तरह के वाक्य हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और आपका तीसरा हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए इम्फैटिक के अंतर्गत 3 तरह के वाक्य आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, और इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। इस सेंटेंस जो है ना, एडवाइस, आदेश, रिक्वेस्ट इत्यादि सभी का बोध होता है। तो चलिए यही 3 तरह के वाक्यों का इम्फैटिक बनता है। और इन 3 तरह के सेंटेंस का इम्फैटिक कैसे बनता है तब उसके रूल्स जानेंगे। तो ये आप लोग क्लियर हो गया कि 3 तरह के वाक्यों का इम्फैटिक बनता है। और अब इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि अब कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, इसके रूल्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए रूल्स क्या है। तो यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रहे, यदि सेंटेंस इम्फैटिक बनाने के बस बिल्कुल ही आसान नियम है, बिल्कुल आपको आसान तरीके से समझ में आएगी। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यदि वाक्य रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इम्फैटिक बनाने के लिए केवल हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यदि इम्फैटिक रहे तो उसको बनाने के लिए, उस वाक्य को इम्फैटिक बनाने के लिए डू और डज का प्रयोग करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वह वाक्य इम्फैटिक में चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है,
क्योंकि हिंदी नियम के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो आइडेंटिफिकेशन है उसका पहचान के अनुसार जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंदर तहत ये रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। तो हिंदी के अनुसार जो आइडेंटिफिकेशन उसके अनुसार यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इसको बनाएंगे, इसमें डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि आप जानते हैं कि आई, यू, वी, दे ये सब के साथ और प्लूरल्स के साथ क्या लगता है, डू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आई है तो आई के लिए डू का प्रयोग हो जाएगा, और ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर्स के साथ डज का प्रयोग होता है। तो ये सब उस सब के लिए डज का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर तो वो सब नहीं है, यहाँ पर आई है तो आई के लिए स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर हैं, यहाँ आई के लिए क्या होगा, डू का प्रयोग होगा। और इस बात को हमेशा याद रखें कि जब भी डू या डज का प्रयोग करेंगे तो हम लोग जो क्रिया जो है यानी कि मेन वर्ब का उसको हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार उसका जो स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 दोनों आता है, लेकिन इसमें जब भी आएगा तो डू डज के बाद केवल V1 आएगा। यानी इसको हम बनाएंगे तो आई डू, आई के बाद सब्जेक्ट के बाद ही डू या डज का प्रयोग करना है। तो आई डू और पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा इसके लिए। देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल क्या हो गया आपका, ये एम्फैटिक हो गया, ये आपका सिंपल वाक्य है। यदि इसको बनाएंगे हम लोग प्रेजेंट के अनुसार तो आई रीड, इसका क्या हो जाएगा, आई रीड मैं पढ़ता हूँ। और इसका जो एम्फैटिक बना है ये चेंज हुआ एम्फैटिक में, आई डू रीड, इसका हिंदी हो गया, इसका हिंदी क्या हो गया, मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ, ये आपका हिंदी हो गया। तो देखिए कितना आसान हुआ, आई रीड। अब बोले कि ये आई रीड जो लिखा हुआ है अगर इंग्लिश वर्ड रहे मतलब इंग्लिश सेंटेंस रहे तो हम लोग कैसे कन्फर्म करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। तो आप याद रखें कि सब्जेक्ट के बाद यदि V1 या V5 फॉर्म में रहेगा वर्ब तो आप समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। और यदि हिंदी नियम के अनुसार यदि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के तहत यह रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहेगा। तो यदि हिंदी में रहेगा तो उसको हम लोग बना देंगे। तो उसका इस तरह से अगर आपको एम्फैटिक बनाने के लगेगा, मैं पढ़ता ही तो हूँ तो आई डू रीड, वह जाता ही तो है तो ही डज गो, है कि नहीं। और उसके बाद यदि ऐसे रहेगा कि आई रीड तो हाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम्स क्या होगी कि रीड जो है एक ऐसा वर्ब है जिसका V1 और V2 फॉर्म जो है दोनों सेम होता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ा करेगा कि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं कर रहा है कि आई रीड ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि आई रेड लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं करेगी, आपको लगेगा कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अभी एम्फैटिक में चेंज कर दीजिए उसके अनुसार। और यदि आपको लग रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट में है तो आप आई डिड रीड का प्रयोग कीजिए, वो भी आपका सही है। तो देखिए अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और बिल्कुल ही आसान है। पास्ट इंडेफिनिट का अगर अभी रहेगा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तो उसमें डिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डिड का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, बनाने के रूल्स, टेंस स्ट्रक्चर, टेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या OW, ये आपका टेंस स्ट्रक्चर हो गया। आपका एम्फैटिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एम्फैटिक स्ट्रक्चर वो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट या OW। देखिए ये आपका टेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 रहेगा। जैसे यहाँ पर आपको हम बोल रहे हैं यू स्पीक, ये आपका सेंटेंस हो गया यू स्पीक। आपका ये टेंस स्ट्रक्चर पर है, आपका एम्फैटिक में चेंज करना है तो क्या करेंगे यू, इसके बाद यहाँ पर देखिए डू या डज का यहाँ पर यूज करना है। तो हम जानते हैं कि आई, वी, यू, दे एवं प्लूरल्स के साथ डू का प्रयोग होता है। तो यू के साथ यहाँ पर डू का प्रयोग हो जाएगा तो यहाँ पर डू लिख दिए। इसके बाद आगे क्या है V1, तो यानी कि यहाँ पर आपका V1 है, इसको जस्ट मैंने सेम बाई सेम उतार देंगे। यदि यही अगर आपका यहाँ पर एस लगा रहता इसमें V5 रहता तो हम उसमें से एस हटा देते, बस यही आपको याद रखना है। तो इस तरह से आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या हो गया, एम्फैटिक बनाने के रूल्स हो गए। और हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग सभी को समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम्स?
अगर कोई प्रॉब्लम्स रहे तो आपको और अच्छे तरीके से आपको बता दिया जाएगा। चलिए, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। अब हम लोग जल्दी से पास्ट प्लस देख लेते हैं। चलिए, अब देखिए हम लोग पास्ट प्लस समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो इम्फैटिक बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उसके समझते हैं। तो देखिए, इसका टेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। टेंस स्ट्रक्चर जो होता है आपका, वो आपका होता है सब्जेक्ट, उसके बाद V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपका है ना, होता है एकदम क्लियर है। और इसका वॉइस अभी इसका जो इम्फैटिक स्ट्रक्चर है, इम्फैटिक स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट या OW। देखिए अब है क्या, देखिए हम लोग जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट के बाद V2 आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप आता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो निगेटिव स्ट्रक्चर में आता है, निगेटिव सेंटेंस में आता है। और इसलिए इम्फैटिक टेंस के जब उसको इम्फैटिक में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डिड का प्रयोग। और उसके बाद जब डिड जब आपका हो गया तो इसके चलते जो है यहाँ पर V1 फॉर्म का प्रयोग होता है, V2 प्रयोग नहीं होता है इम्फैटिक में। हमेशा याद रखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी बनाएंगे तो डू या डज के बाद क्या प्रयोग करेंगे? हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे। और पास्ट का बनाएंगे तो डिड के बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे, V2 का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम लोग बनाते हैं आई वेंट, मैं गया, आई वेंट। अगर इसको हम चेंज करेंगे इम्फैटिक में तो क्या हो जाएगा? तो आई डिड वेंट, आई डिड वेंट। यानी कि अगर इसको हम देखा जाए सेंटेंस तो आई वेंट आपका क्या है? ये आपका सिंपल वाक्य है, साधारण वाक्य है, मैं गया। और आई डिड वेंट मतलब मैं गया ही तो, है कि नहीं? तो ये या मैं अवश्य ही गया या मैं गया ही तो इस तरह के वाक्य जो है आपके सारे इम्फैटिक सेंटेंस के अंदर आते हैं। और इस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इम्फैटिक इस तरह से चेंज करते हैं। बस करना कुछ नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग करना है इम्फैटिक बनाने के लिए, और उसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग। और पास्ट इंडेफिनिट का अगर वाक्य रहे तो उसमें जो है सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग करना है, और वर्ब जो है आपका V1 फॉर्म डिड के बाद यूज करना है बस। और इस तरह से सारे डाउट्स क्लियर ना? कोई तरह के प्रॉब्लम्स बच्चों आप लोग को नहीं? चलिए, तो हम लोग आज इतना क्लियर कर लिए, एक टॉपिक में इतना हम लोग जान लिए, बहुत है।